नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के इतिहास के एक ऐसे चैप्टर को खोलने वाले हैं जो जितना अहम है उतना ही विवादित भी। हम बात कर रहे हैं 1975 से 1977 तक चले उस 21 महीने के संवैधानिक संकट की, जिसे हम इमरजेंसी या आपातकाल कहते हैं। आज हम सीधे मूल दस्तावेजों, रिपोर्ट्स और ऐतिहासिक सोर्स के जरिए समझेंगे कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, चला कैसे और आखिरकार खत्म कैसे हुआ, बिना किसी पक्षपात के, बस फैक्ट्स के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इस विषय में गहराई से उतरने के लिए वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर लुइस साइमन का एक कोट देखिए। इन्हें उस वक्त भारत से निकाल दिया गया था। उन्होंने लिखा था, लोकतंत्र को नष्ट करने में कितना कम समय लगा। सोचिए, दशकों से खड़ा एक लोकतांत्रिक ढांचा और वो रातों रात पलट गया। ये कोट हमें बताता है कि चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी थीं और एक सेटल्ड सिस्टम कितनी जल्दी बदल सकता है। भाग 1, द पाथ टू इमरजेंसी, यानी आपातकाल का मार्ग। देखिए, इमरजेंसी कोई ऐसी चीज नहीं थी कि बस एक सुबह उठे और लागू हो गई। इसका बैकग्राउंड 1974 के उस सुलगते हुए गुस्से में था जो महंगाई और करप्शन के खिलाफ पनप रहा था। ये टाइमलाइन सब कुछ क्लियर कर देती है। मार्च 1974 में बिहार में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ। फिर जून आते आते जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग प्यार से जेपी कहते थे, उन्होंने संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रेवोल्यूशन का नारा दे दिया। अब मामला तब बिल्कुल चरम पर पहुंच गया जब 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को ही रद्द कर दिया। और फिर 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली हुई, जहां जेपी ने सीधे सरकार से इस्तीफे की मांग कर दी। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था। भाग 2, द मिडनाइट डिक्लेरेशन, मध्यरात्रि की घोषणा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रामलीला मैदान की उस रैली के बाद चीजें कितनी तेजी से बदलीं। उसी रात संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति का हवाला देकर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। स्टेप्स देखिए। रात के 11:30 बजे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद उद्घोषणा पर साइन करते हैं। ठीक आधी रात को दिल्ली के सारे अखबारों की प्रेस की बिजली काट दी जाती है ताकि अगली सुबह कोई खबर ही ना छप सके। और फिर सुबह 6 बजे कैबिनेट इसे अपनी मंजूरी दे देती है। मतलब जब तक देश की जनता सुबह चाय पी रही थी ना, तब तक उनके नागरिक अधिकार सस्पेंड हो चुके थे। और बात सिर्फ अधिकारों की नहीं थी। उस रात की कार्रवाई का स्केल लिटरली बहुत विशाल था। एक ही रात में पुलिस ने देश भर में क्रैकडाउन किया। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और चरण सिंह, राजनीतिक स्पेक्ट्रम के लगभग हर बड़े विपक्षी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा का पूरा विपक्ष एक झटके में सलाखों के पीछे। भाग 3, संविधान को दरकिनार करना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब लीगल कैसे था। तो असल में असहमति को दबाने के लिए कानूनी ढांचे को ही एक हथियार बना दिया गया। यहां 2 कानूनों का जिक्र करना बहुत जरूरी है, मीसा MISA और DIR। इन कानूनों ने प्रशासन को इतनी पावर दे दी कि वो किसी भी नागरिक को, जी हां, किसी को भी बिना किसी FIR या ट्रायल के सीधे 2 साल तक के लिए हिरासत में रख सकते थे। एक तरह से आपके पास कोई कोर्ट जाने का अधिकार नहीं और जीने का मौलिक अधिकार भी सस्पेंड। जमीनी स्तर पर इन कानूनों का किस हद तक दुरुपयोग हुआ, इसके लिए शाह आयोग की रिपोर्ट का ये अंश काफी है। इसमें साफ लिखा है, रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई, गिरफ्तारी के मनगढ़ंत कारण बनाए गए और ऑर्डर्स की बैक डेटिंग हुई। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि कैसे सिस्टम और प्रशासन ने राजनीतिक दबाव के आगे घुटने टेक दिए और नियमों को अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़ा मरोड़ा। और ये सब बहुत ही चालाकी से किया गया, जो 42वें संशोधन से स्पष्ट होता है। इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। पहले क्या था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी भी कानून को रिव्यू कर सकते थे, लेकिन इस संशोधन के बाद संसद सुप्रीम हो गई और अदालतों से उनकी समीक्षा की पावर ही छीन ली गई। राष्ट्रपति को भी कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। पावर पूरी तरह से एक जगह सेंट्रलाइज हो गई थी। भाग 4, प्रोटेस्ट्स और राज्य की ज्यादतियां। अब इन सारे हाई लेवल लीगल बदलावों का आम इंसान पर क्या असर पड़ रहा था, ये आंकड़ा देखिए। 1 लाख से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया। एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया हमारे सोर्सेज में है। रजत शर्मा नाम के एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे जो पुलिस से छिपकर रात के अंधेरे में मशाल नाम का एक न्यूज़पेपर छापते थे ताकि लोगों को सच्ची खबरें मिले। इसके लिए उन्हें पकड़ा गया और प्रताड़ित किया गया। ये सिर्फ एक कहानी है, ऐसी हजारों कहानियां उस दौर की सच्चाई थीं।
प्रशासन कितनी सख्ती पर उतर आया था, इसका एक और भयानक उदाहरण मई 1976 का तुर्कमान गेट इंसिडेंट है। पुरानी दिल्ली में झुग्गियों को हटाने का जबरदस्त अभियान चला। लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने हिंसक कार्रवाई की, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारी सेंसरशिप की वजह से देश के बाकी हिस्सों को महीनों तक इस ट्रेजेडी की भनक तक नहीं लगी। एक और पॉलिसी जिसने सबसे ज्यादा आक्रोश पैदा किया वो थी फैमिली प्लानिंग। 1976-77 में 8.1 मिलियन यानी 81 लाख नसबंदियां हुईं। जो चीज कभी वॉलंटरी हुआ करती थी उसने इमरजेंसी में जबरन नसबंदी शिविरों का रूप ले लिया। इसने खासकर गरीब और ग्रामीण जनता के मन में सरकार के प्रति एक गहरा अविश्वास पैदा कर दिया था। भाग 5 द डेमोक्रेटिक रिस्टोरेशन। आखिरकार मार्च 1977 में सरप्राइज देते हुए इमरजेंसी हटा ली गई और इलेक्शंस की घोषणा हो गई। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। क्या जनता इन 19 महीनों के खौफ, सेंसरशिप और अधिकारों के छीनने को भूल गई होगी? जो नेता जेल से बाहर आ रहे थे वो बहुत डरे हुए थे। उन्हें लगा कि शायद लोग डर के मारे उनकी रैलियों में आएंगे ही नहीं। पर जनता कुछ भूली नहीं थी। चुनाव से ठीक पहले रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली थी। अब देखिए सरकारी चैनल दूरदर्शन ने क्या किया। उन्होंने जानबूझकर उस वक्त की ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी टीवी पर चला दी ताकि लोग फिल्म देखने घर पर ही रुकें। पर क्या ये तरकीब काम आई? बिल्कुल नहीं। लाखों की तादाद में लोग बॉबी छोड़कर रामलीला मैदान पहुंच गए। और उस रैली की भीड़ ने जो इशारा किया था वो नतीजों में बदल गया। 1977 के चुनाव में पूरी की पूरी सत्ता पलट गई। नई जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने आते ही 43वां और 44वां संशोधन पास किया। इसके जरिए नागरिक अधिकारों को वापस बहाल किया गया और सबसे जरूरी बात, भविष्य में ऐसी शक्तियों के मिसयूज पर भारी रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में उस मिनी संविधान वाले संशोधन के असंवैधानिक हिस्सों को रद्द कर दिया। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जब किसी लोकतंत्र को कानूनी रूप से उसी के अंदर से तोड़ दिया जाता है तो एक समाज को अपने संस्थानों पर दोबारा भरोसा कायम करने में कितना वक्त लगता है? यह इतिहास हमें एक लोकतंत्र की कमजोरी और उसकी ताकत दोनों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। हमारे सोर्सेज में इस पर और भी बहुत कुछ है, उसे जरूर देखिएगा। आज के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।